हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म, क्योंकि हम अब आ चुके हैं सिलेबस लेके आपका जेई नीट और जेई एडवांस का। भाई ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें जो है एकदम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस लेके आ गए हैं तो फिर जेई एडवांस तक अपन जाएंगे। कोशिश यही रहेगी भाई, ठीक है, जेई एडवांस तक के क्वेश्चन वगैरह जो अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जेई वालों के लिए हेल्पफुल हो, नीट वालों के लिए हेल्पफुल हो, और जो जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब जो नीट वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक आपको करना है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है जेई एडवांस तक होने वाला है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्लास 11th स्टार्ट होगा, और यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर होगा दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है बेसिक बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेंट होने वाला है, जस्ट यू कैन सी गाइस, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारी चीजें छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिजिक्स क्या है ना, मतलब इंट्रोडक्शन वही बेसिक जो चीजें बातें होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे, एरर, और एरर में आपका प्रोपोगेशन एरर वगैरह आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, और इंस्ट्रूमेंट में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म हमारे सामने निकल के आता है, दैट इज व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाई वी आर स्टडीइंग फिजिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, जो आप अपने नेचर से भी सीख सकते हो, एनवायरमेंट से सीख सकते हो। बस आपको देखने की जरूरत है, अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा रखने की जरूरत है। और ये ऐसे नहीं दिखता यार, जब धीरे धीरे चीजें पढ़ोगे ना तो आपका नजरिया ऑटोमेटिक चेंज होगा। आया समझ? और ये चीज जो है आपका नजरिया जो बदलेगी वो 11th की फिजिक्स बदलेगी, अगर आपने अच्छे से मेहनत की इसके साथ तो। ठीक है, नेचर को देखने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो आपको ऑलरेडी चेंज हो जाएगा भाई साहब 12th तक आते आते, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली पूरी फिजिक्स, पूरी मैकेनिक्स। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि हम चीजों से घिरे हुए हैं यार। अब यहाँ पे अगर इसकी मैं साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊं, डेफिनेशन तो बहुत मायने अपने अपने तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन हम अगर साइंटिफिक डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं तो फिजिक्स is the curiosity to know whatever we don't know, मतलब ऐसी चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा जिसके बारे में अपन नहीं जानते भाई साहब। ठीक है, अगर आप इतिहास उठा के फिजिक्स का देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। बात समझ आई? लोग क्या करते थे, बैठ के ऑब्जर्व करते थे, चीजें देखते थे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते जो देख रहे होते थे सिर्फ, ठीक है, उसके पीछे उनके माइंड में कुछ भी विचार नहीं आते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे हमारी सोसाइटी में जो देखते थे और ये भी सोचते थे कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे आकाश में बिजली कड़कती है भाई साहब, कड़कती कि नहीं कड़कती, तो हम देखते हैं, अभी रेनी सीजन चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो भाई बिजली कड़कती है, सब लोग देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए कि भाई साहब क्यों कड़क रही है। कई लोग तो ऐसा मानते थे कि गॉड का श्राप तो नहीं, भगवान का कहीं ये श्राप तो नहीं लग रहा है लोगों को। ठीक है, तो लोग कई पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं भाई साहब, है ना, वो भी श्राप सोच के बैठ रहे होते तो आज हम ये पंखे के नीचे और ये लाइट के नीचे नहीं बैठे होते भाई साहब। ठीक है, तो कई लोगों ने सोचा उसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आखिरकार इसके पीछे के क्या लॉजिक है। ठीक है, उनके माइंड में क्वेश्चन राइज आया और लग गए सोल्यूशन तलाशने में। ठीक है, तो आज उसी की देन हम लोग बैठे हुए भाई सब घरों में, पंखा एसी वगैरह सब कुछ चल रहा है भाई। ठीक है, करंट जो आपको मिला है। और दूसरा, एक साइंटिस्ट ऐसे भी है भाई सब जिन्होंने सोचा कि आकाश का कलर ब्लू क्यों है ना, सनसेट और सनराइज के टाइम सन रेड कलर क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन जब तक माइंड में राइज नहीं होंगे तो चीजें हम सीखेंगे भी नहीं भाई साहब। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है बेटा फंडा, है ना। तो वही चीज है कि हमने क्या बताया, क्यूरियोसिटी टू नो व्हाटएवर वी डोंट नो, ऐसी चीजों के बारे में जानना जिसके बारे में हम नहीं जानते, है ना। कई लोग जो है अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि भैया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, मतलब इस टाइप से लोग इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा सीधा सा पार्ट बोलता हूँ कि क्यूरियोसिटी टू नो, फिजिक्स इज द क्यूरियोसिटी टू नो व्हाटएवर वी डोंट नो, ऐसी चीजों के बारे में जानना जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई साहब। ठीक है, यही बेटा क्या है, फिजिक्स है। क्लियर है? धीरे धीरे हम जो है जानेंगे। तो ये चैप्टर जो आपका ये यूनिट एंड मेजरमेंट है, ये आपको चीजें सिखाएगा। ठीक है, चीजों का मेजरमेंट कैसे किया जाए, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्योंकि सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उनको अभी जानेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है ना। किनका आप मेजरमेंट कर सकते हो, किनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, है ना, किसका क्या यूनिट होगा। तो ये सारी चीजें, सारी बातें अपन यूनिट एंड मेजरमेंट में करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप खुली आंखों से देख सकते हो, क्योंकि देखो बेटा, हमारी भी क्या है, दृष्टि की एक लिमिट है।
हम हर चीज जो है नहीं देख पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ नहीं भी देख पा रहे हैं, हमारे हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारी भी कुछ लिमिट है भाई साहब। है समझे कि हमारी कितनी विजिबिलिटी क्षमता है, हम कितने लिमिट तक चीजों को देख सकते हैं। अब हम जिनको खुली आंखों से नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऐसी चीजों को हमने किस में रखा है भाई। अब यहाँ पे ऐसी चीजें जिनको खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, चेयर है ना, फैन है, और आपकी टेबल है, और आपके हाथ में पेन है। समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी जो भी चीजें जो आप देख सकते हो वो सब की सब क्या है भैया आपके पास माइक्रोस्कोपिक में आती हैं। और ऐसी चीजें जिनको आप नहीं देख सकते वो आपकी माइक्रो में आती है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन, ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना, बैक्टीरिया, इनको आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, है ना। तो ऐसी चीजें हमने कौन से लेवल में डाल दी भाई साहब, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। ठीक है, तो हमने ये लेवल डिफाइन किए हैं भाई साहब, जिनको हम देख पाएंगे माइक्रोस्कोपिक, जिनको नहीं देख पाएंगे माइक्रोस्कोपिक। तो इनको देखने के लिए हमने दूसरी डिवाइस बनाई है भाई साहब, अपनी दृष्टि को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उनको भी हम देख पाते हैं, बैक्टीरिया को भी देख पाते हैं जूम करके, मैग्नीफाई करके। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें बेटा आया सुनने। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे नेचर में कौन कौन से फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनका हमने नाम दिया है फंडामेंटल फोर्सेज। जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हमने फंडामेंटल फोर्सेज नाम दिया है। और यहाँ पे टोटल फोर्स कितने होते हैं बेटा, 4। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसको आप 11th में ही पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये आप 12th में पढ़ोगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, या फिर ऐसे बोले वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो 4 टाइप के टोटल हमारे पास यहाँ पे नेचर में फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको केयर करना है, जो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा कि फिजिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, और फंडामेंटल फोर्सेज हमारे नेचर में कितने हैं। बात समझ आ रही है। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं जो भी चीजें हम बोल रहे हैं। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल द थिंग्स दैट कैन बी सीन बाय आवर नेक्ड आई इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, एग्जांपल के लिए चेयर, फैन, टेबल, पेन एक्सेट्रा। Microscopic the things that cannot seen by our naked eyes, ठीक है, are called microscopic, like electron, proton, bacteria, etc. ठीक है, so there are 4 fundamental forces in our nature: gravitation force, electromagnetic force, weak nuclear force और strong nuclear force। और सबसे खतरनाक जो फोर्स है हमारे नेचर में दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे मरियल और सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स जो होते हैं बेटा लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक वर्क करते हैं, जैसे कि आपका अर्थ, चांद, सन है ना, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है भाई साहब बहुत दूर है ना इनके बीच की डिस्टेंस, लेकिन फिर भी भाई साहब ये है इफेक्टिव है। इसी की वजह से जो है चीजें बैलेंस है। समझ रहे हैं कि नहीं, सब कोई अपनी जगह पे है। अगर जिस दिन ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारी चीजें पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज भाई साहब बहुत दूर तक वर्क करता है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की हम बात करते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं भाई, है ना, ये ज्यादा दूर तक जो है वर्क नहीं करते, इनकी कुछ लिमिट होती है। जब न्यूक्लियर फोर्सेज वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये सब न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो है आप 12th में पढ़ोगे। सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स आप अभी पढ़ोगे 11th की फिजिक्स में। ठीक है, सो आई होप यार ये बातें जो है छोटी छोटी बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है अपना चैप्टर वाइज, दैट इज आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लियर है, स्टार्ट करते बेटा। समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, नेचर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जिनको अपन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप नहीं जानते थे कि इसको ऐसा भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनका नेचर में या हमारे पास किताबों में कोई अभी तक यूनिट नहीं है, और ना कोई हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिनको आप क्या कर पाओ, मेजर कर पाओ। सर उनका नाम क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं सर। ठीक है, आपके पास है बेटा, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, आपके घर में है। ठीक है, जैसे है ना, आप खुद गैस कर सकते हो कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो भाई। ठीक है, और मेरे पास भी है, बिल्कुल है ना। आपको प्यास लगती है, कितनी प्यास लगती है, आज तक आपने मेजर करके पानी पिया है क्या, नहीं ना, है ना, बस प्यास लगी है, पी लेते हो बेटा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो आपका थर्स्टी हो गया प्यास। और दूसरा, जैसे हम घरों की बात करें, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं, आज तक मेजर कर पाए हो, नहीं ना। सिर्फ आपको ये एहसास होता है कि हाँ इसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे कम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप कंपेयर करते हो, ठीक है, चीजों को देख के। लेकिन आपके पास कोई डिवाइस नहीं कि अगर उनके पास ले जाओ फिर मेजर करो कि किसको कितना प्यार दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो लव। ठीक है, इमोशंस, किसको कितना
अंदर से भाव आ रहा है, ये भी आप नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, आपको कितनी भूख लगी हुई है ना, बोलते हो ना कि हमें भूख लगी हुई है, कोई डिवाइस थोड़ी ना लेके आते हो मेजर करते हो कि मुझे इतनी भूख लगी मैं इतना खाना खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस। ठीक है, बस भूख लगी है, खाना खा लिए, जब संतुष्ट हो गए, पेट भर गया, बस हो गया भाई साहब। ठीक है, क्रोध है ना, गुस्सा भी आता है कई लोगों को बहुत ज्यादा बात बात पे भाई। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, लेकिन कितना गुस्सा आता है तुम्हें आज तक मेजर कर पाए हो? बिल्कुल भी नहीं मेजर कर पाए भाई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है भाई किसमें आती हैं आपके पास? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं, जिनको मेजर करने के लिए भाई आज तक हमारे पास मार्केट में कोई डिवाइस नहीं बनी है। आया समझ में? तो इनको कैसे आप डिफाइन करोगे? द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते क्या कहलाती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल लिख लो भैया। एग्जांपल क्या है? आपके इमोशंस, ठीक है, और लव, ठीक है, थर्स्टी, और क्या लिख सकते हैं आप? कितने भूखे हो, ठीक है, एंगर, कितने गुस्से वाले हो, कितना गुस्सा आ रहा है, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सब आपके पास क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भाई, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, इनका कोई यूनिट नहीं है भाई हमारे मार्केट में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप की क्वांटिटीज हैं, दैट इज आपका फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इनके लिए हम आपको शॉर्ट टर्म दे देते हैं P.Q। ठीक है, इनका जो अब जो है नोटेशन हम यहाँ बाद में यूज करेंगे भाई। ठीक है, पहले से आपको सारी चीजें बता के चलेंगे, बार बार जो हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि इतना सारा लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जिनको अपन मेजर कर सकते हैं भाई, दैट कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल भाई बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। है समझ में? इनके एग्जाम्पल भाई बहुत है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जैसे मास है ना, लेंथ है, आप जानते हो इनको, हाइट है, समझ रहे हैं? हाइट भी तो क्या है? लेंथ ही तो है। ठीक है, और फोर्स है, स्पीड है, बहुत है भाई। ठीक है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो आप कितने भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसें हैं, चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, है ना, तो वो क्वांटिटी को हमने किस में रखा है? फिजिकल क्वांटिटीज में रखा है भाई साहब। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, कैसे लिखोगे? P इंटू क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। आया समझ में? एन इंटू यू, एन मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यू मतलब उसकी यूनिट क्या है। एन क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेगा अमाउंट। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 किलो, है ना, 3 किलो, इससे आपको क्या सेंस आ रहा है? देखो ये जो नंबर है ना, ये अमाउंट को बताता है कि आप कितना मेजर कर रहे हो, हाउ मच, है ना। अब यहाँ पे जो यूनिट लगा है ना, ये यूनिट देख के आपको ये सेंस आता है कि क्या चीज मेजर कर रहे हो, मतलब आप टाइप ऑफ मेजरमेंट कैसा है ना। केजी लगा हुआ है तो इससे अपने को ये सेंस आता है भाई, अपने को अंदर से ये भाव आता है कि आप किस मास का मेजरमेंट कर रहे हो भाई साहब। आया समझ? जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, क्या यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना, तो देखो ये आप नंबर देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये कम है और ये ज्यादा है। नंबर देख के आपको पता चलता है कि कौन कितना है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूनिट लगा है ये सेंस देता है कि आप किस टाइप का मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर, तो इससे अपने को सेंस आता है, ऐसा अंदर से आ रहा है कि आप कुछ लेंथ टाइप का मेजरमेंट कर रहे हो। बात समझ आ रही है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है एन इंटू यू। ठीक है, तो दिस इज द वे टू राइट द फिजिकल क्वांटिटीज गाइस, राइट। तो यहां से अगर बात करें तो हमारे पास जो एन है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा बताना पड़ेगा, ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और आपके पास यू क्या है? यूनिट। ठीक है, हाँ एक चीज और यहाँ पे समझिए, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे सिस्टम, आप यूनिट सिस्टम, है ना, यूनिट सिस्टम करके, तो वहां पे आप एसआई से सीजीएस में भी जा सकते हैं, सीजीएस से एसआई में भी आ सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सिस्टम में अलग अलग हो, ठीक है, यूनिट अलग अलग हो, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? आपको कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट। एक बात याद रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में,
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यूनिट। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी यूनिट सिस्टम में चाहो। ठीक है, सो आई होप गाइस ये चीज आपको इतनी यहाँ पे समझ आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं कि कितने टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी देखी गई है वो 3 टाइप की। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एफपीक्यू, राइट। और दूसरी टाइप की जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है इसको एकदम डिटेल में जो है अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इनको डिफाइन करेंगे और कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी ड्राइव्ड, ये सब बातें अपन करेंगे। तीसरी टाइप की हमारे पास होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक प्लेन एंगल और आपके पास दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सारी चीजें जो अपन डिटेल में जो है बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो आई होप यार इतनी चीज यहाँ तक आपको समझ आई। यहाँ पे सबसे पहले अपन जानेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एफपीक्यू के बारे में भाई। ठीक है, यहाँ पे इन फ्यूचर जो है हम इसको एफपीक्यू ही नाम देने वाले, इतना बड़ा नाम बार बार नहीं लिखेंगे, हमने शॉर्ट टर्म इसका दे दिया, राइट। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना भाई, नेचर में टोटल कितनी देखी गई है, 7। और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये दुनिया की सारी चीजों से स्वतंत्र है। बाकी जितनी भी चीजें आती हैं वो इन्हीं से मिलकर बनती है भाई। ठीक है, तो ये खुद को कैसे डिफाइन करती है, बोलती है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू अदर। ठीक है, द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट टू अदर, या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी इनको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट with to other quantities। ठीक है, या दूसरे वे में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती भाई। ठीक है, तो सिंपल सा है, बस आपको मीनिंग समझना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो हमने देखा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखी गई है दैट इज 7। ठीक है, लेंथ, ठीक है, दूसरा मास, ठीक है, तीसरा आपका टाइम, चौथा आपका टेम्परेचर, क्लियर है, और आपके पास पांचवा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आपके पास जो नेक्स्ट होगा दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नेक्स्ट हमारे पास होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, तो ये हमारे पास 7 जो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब जो भी चीजें होंगी वो इन्हीं से मिलकर बनेगी, और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो ड्राइव्ड होती है वो इन्हीं 7 से मिलकर बनती है भाई। किसी भी आप ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ोगे आप देखोगे कि उनमें लेंथ, मास, टाइम, मतलब इन 7 में से कोई ना कोई वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है, बहुत सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन फंडामेंटल आपके पास टोटल 7 है अभी तक। इन फ्यूचर अगर कुछ मिला तो देखा जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास 7 अजूबे ही धरती पर मौजूद हैं। बात समझ आ रही है, तो इनको जो है आपको अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है भाई। जैसा भी है ऑर्डर डजंट मैटर, बस आपको सातों के साथ याद होनी चाहिए, तभी जो आगे की कहानी आपको समझ आएगी बेटा। क्लियर है, अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड टाइप की क्वांटिटी होती है दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है यूज किया है। क्लियर है, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर जो बनती है वही हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, द क्वांटिटीज ऐसे बोल सकते हैं आप, द क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन FPQs। ठीक है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे जो डिपेंड करती है, द क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड DPQ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत एग्जांपल है, आप कितना लिखोगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे। ठीक है, फोर्स में क्या होता है, मास और एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन में क्या होता है, आपके पास लेंथ होता है, टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम की बात करें भाई, तो वॉल्यूम में क्या होता है, 3 टाइम्स लेंथ होती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्रेशर है ना, बहुत है भाई। ठीक है, आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते, प्रेशर और आगे लिखते जाइए भाई। ठीक है, हमारे पास बहुत है, हम ऐसे जो है लिखते रहेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। बस आपको ये समझना है
ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है भाई साहब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री में हमारे पास फर्दर क्या है, दो टाइप्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है गाइस। यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले समझते हैं प्लेन एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल इन टू डायमेंशन space, a 2D space, okay, is called plane angle, is called plane angle। क्लियर। इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। जैसे मेरे पास कोई सर्कल है ना, ये रहा सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस वगैरह कुछ मान लीजिए, ठीक है, r है, अभी इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे पहले पार्टिकल था, घूम के कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंगल कितना सबटेंड किया, थीटा यहाँ पे, ठीक है, आपका ए से बी मूव करके कोई पार्टिकल चला गया। तो ये जो आपको दिख रही है लेंथ है ना, इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है आर्क लेंथ, दैट इज एक्स, ठीक है। अगर मुझे एंगल निकालना हुआ ये थीटा, ठीक है, तो एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आर्क लेंथ ये भी लेंथ और नीचे आपका रेडियस ये भी क्या एक प्रकार से लेंथ ही है, ठीक है। जब दोनों को भाग लगाओगे तो उससे आपके पास लेंथ बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे फिलहाल बाद में, लेकिन फार्मूला आपको क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, क्योंकि यहाँ से हम कुछ आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज अभी हम आपको समझा नहीं पाएंगे, जब आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी क्या कहना चाहते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आपका फार्मूला है। क्लियर है। तो हमारे पास आर्क लेंथ को हम यहाँ पे x लिया है और डिवाइडेड बाय रेडियस r, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन एंगल का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, x डिवाइडेड बाय r। बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज को जान लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे SI यूनिट क्या होता है, अभी आपने SI यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा है, आगे जस्ट इसके आप पढ़ाने वाले हैं, जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिखना जरूरी है। तुम्हारे पास अगर कोई पूछे कि SI यूनिट क्या होगा प्लेन एंगल का, क्लियर है। तो इसका SI यूनिट जो होता है भाई रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, इसको लिखते हैं RA से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखना है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, इसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं भाई साहब। बात समझ रही, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये नोट करके जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा कि भैया प्लेन एंगल जो है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ से सर्जन और रीजन टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं भाई, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि भैया मान लीजिए किसी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन हो, ऐसा जरूरी है? तो नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है भाई इसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे भाई सब, जिसके पास डायमेंशन है उसका यूनिट के बारे में क्या ख्याल है भाई, है ना, तो वो भी बातें करेंगे भाई, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर प्लेन एंगल की बात की जा रही है तो ये एंगल है कौन सी डी में, 2D या 2 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है। और यहाँ पे इसका फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू x बाई r, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ऐसा यूनिट इसका रेडियन होगा, और ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है बेटा। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशन लेस है, ठीक है। अभी ये डायमेंशन वगैरह आपको समझ नहीं आएगा, आगे अपन अभी बातें करेंगे तो समझ जाओगे इजीली कि क्यों हमने इसको डायमेंशन लेस बोला है। जब आप निकालना सीख जाओगे ना डायमेंशन तो आप ऑलरेडी बोल दोगे, क्योंकि देखो रट नहीं सकते यार, सारी चीजें समझ होनी चाहिए कि हम इसको डायमेंशन लेस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी डायमेंशन जब पढ़ोगे तो आप बोल दोगे कि भैया हाँ अभी मेरे को समझ आ गया, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप चुपचाप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेन एंगल गाइस, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, इसका SI यूनिट आप क्या लिखोगे, रेडियन, सिंबल आप छोटा सा लिखोगे RA, और एक ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट होती हुए फिर भी ये क्या है, डायमेंशन लेस है। और ये नीट जैसे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है पूछे गए हैं आपके नीट और जेईई के जैसे एग्जाम में, वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लेन। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज सॉलिड एंगल। तो ये क्या लिखोगे, द एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल इन 3D स्पेस। 3D स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में, ठीक है, इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे कि आपका जोकर की टोपी या आपका खाली कोन है ना, आइसक्रीम है, आइसक्रीम वाला कोन ले लो भाई, ठीक है, ये ऐसा समझे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको आप ओमेगा लिख सकते हो, डी ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस और ये आपका एरिया वेक्टर, ये आपको यहाँ पे छोटा सा एरिया और इसकी रेडियस वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं कैपिटल आर,
के लिए तो अगर मैं छोटा सा आपका एरिया लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डी ए वेक्टर, डी ए सीधा सीधा, ठीक है। हमारे पास जो ओमेगा दिया जाएगा दैट इज डी ए डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया लिखूंगा तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मान लीजिए देखो ये डिस्क टाइप बन सकता है, तो डिस्क का एरिया बोले तो सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। कभी कभी आपका स्फीयर लाइक बनेगा तो स्फीयर के केस में क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और साथ ही आप यहाँ पे चीजों को समझे, जैसे मान लीजिए स्मॉल आर, इसको हमने क्या बोला है डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डी है आपका डी ए, ये एरिया एलिमेंट है, ठीक है। कैपिटल आर रेडियस है आपका, ठीक है। और ये ओमेगा सॉलिड एंगल का सिंबल है ना, सॉलिड एंगल। कई लोग इसको डी ओमेगा लिखते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट सिंबल है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जो हम जैसे स्फीयर है, कोन है मतलब, और सिलेंडर है मतलब 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट हम जैसे डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं सन और अर्थ के बीच का, तो वहां पे भी जो इसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ चीजें और आपको जो है आगे बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन और अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिस मेथड का नाम है पैरेक्सियल मेथड। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं अर्थ और सन के बीच के या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के बीच के क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस जो है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। मेथड होती है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी अदर यूनिट है, क्योंकि देखो हमारे जो बोलचाल की भाषा में जो छोटी छोटी यूनिट हम लोगों ने बताई है सेंटीमीटर किलोमीटर, तो वो बात अलग है। हम यहाँ पे अपने अर्थ पे जो है यूनिट यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अदर जो है यूनिट बनाई हुई है। लाइट ईयर यूनिट होती है, पार्सेक यूनिट होती है, एक हमारे पास एयू करके जो है यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने की अदर यूनिट होती है जो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, लाइट ईयर, पार्सेक और ये एयू एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का, ठीक है। तो कुछ यूनिट है, इसके बारे में बताएंगे और इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एयू इज इक्वल टू 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर, तो मतलब ये सब चीजें अपन यहाँ पे बात कर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए नोट पॉइंट होगी, छोटे मोटे क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी जो है डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं भाई, इसके आगे की कहानी जो है अपन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको जरूर जो है बहुत ही मजा आने वाला है हमारे साथ। बढ़िया प्यार से जो सारी बातें अपन करेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जितना जरूरी है उतना ही अपन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।